नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं मेरे पिया का 17वां भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भागों को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले, कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भागों को अवश्य सुनें। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। प्रतीक ने निशा की बात का जवाब देते हुए कहा, अपने ऑफिस रूम में ही होंगी, क्या कुछ काम था? निशा ने कहा, जी सर, काम ही था। मैंने मैडम को उनके ऑफिस रूम में देखा मगर वो मुझे वहां नहीं मिली। प्रतीक ने कहा, ऑफिस में ही कहीं किसी काम से गई होंगी, आ जाएंगी थोड़ी देर में। निशा ने कहा, मैडम को थोड़ी देर नहीं हुई है, काफ़ी देर से मैडम का वेट कर रही हूँ। जहाँ मुझे ऑफिस में उनके मिलने की उम्मीद थी, मैं उन्हें वहाँ खुद ही ढूंढ चुकी हूँ। और सर, सबसे बड़ी बात यह है कि मैडम का फ़ोन भी नहीं मिल रहा है। प्रतीक को अब कुछ घबराहट हुई प्रेरणा को लेकर के, और उसने तब चिंता भरे स्वर में कहा, आपने मेन गेट पर जा करके गार्ड से पता किया क्या? कहीं ऐसा तो नहीं मैडम ऑफिस के बाहर किसी काम से गई हो? निशा ने कहा, ये मुझे ख्याल ही नहीं आया सर, मैं जा करके अभी पता करती हूँ। प्रतीक ने कहा, आप पता करके मुझे भी अपडेट कीजिएगा। निशा ने कहा, जी सर। और कह करके निशा ने फ़ोन कट कर दिया और फिर वह खुद ही मेन गेट की ओर चली गई। जब निशा का फ़ोन कटा तब प्रतीक ने फ़ोन अपने कान से हटाते हुए खुद से मन में कहा, आखिर मैडम गई कहाँ होंगी? और फिर प्रतीक ने खुद को दिलासा देते हुए आगे कहा, निशा मैडम यूं ही परेशान हो रही हैं, मैडम ऑफिस में ही कहीं कुछ काम से गई होंगी। मेन गेट पर जा करके जब निशा ने गार्ड से पूछा प्रेरणा के बारे में, और तब गार्ड ने उसे बताया कि प्रेरणा मैडम तो काफ़ी देर पहले ही जा चुकी हैं। पता लगने पर निशा ने फिर से प्रतीक का नंबर डायल कर दिया। फ़ोन प्रतीक के हाथ में ही था और उसने निशा का नंबर देख करके तुरंत फ़ोन उठा लिया और फिर निशा से पूछा, मैडम का पता लग गया क्या? निशा ने कहा, गार्ड ने बताया कि मैडम तो ऑफिस से काफ़ी देर की गई हुई हैं और वो अपना टाइम आउट भी करके गई हैं, मतलब आज तो वो नहीं आएंगी सर। प्रतीक ने कहा, आप परेशान मत होइए, मैं पता करता हूँ। और कह करके प्रतीक ने फ़ोन कट कर दिया और खुद से कहा, मैडम घर तो नहीं गई होंगी, अगर घर जाती तो मुझे ज़रूर बता करके जाती, पता लगाना ही होगा कि आखिर मैडम गई कहाँ हैं। और खुद से बात करके प्रतीक ने अपने फ़ोन से प्रेरणा का नंबर डायल कर दिया। प्रेरणा का फ़ोन सच में ही स्विच ऑफ आ रहा था। प्रतीक के चेहरे पर अब प्रेरणा के लिए चिंता साफ दिखाई दे रही थी और तब वह दौड़ता हुआ खुद मेन गेट की ओर भागा और जा करके उसने गार्ड से पूछा, कितना टाइम हो गया होगा मैडम को निकले हुए? गार्ड ने कहा, सर रजिस्टर में एंट्री है, मैं देख करके बता देता हूँ। गार्ड रजिस्टर उठाता उससे पहले प्रतीक ने ही एंट्री रजिस्टर उठा लिया था और रजिस्टर में प्रेरणा के जाने का समय देखने लगा। और जब उसने प्रेरणा के जाने का समय देखा तो खुद से कहा, इसका मतलब मैडम को निकले हुए काफ़ी समय हो गया है। और फिर प्रतीक ने गार्ड से आगे पूछा, मैडम ने जाने का कोई कारण बताया था क्या? गार्ड ने कहा, सर मैडम ने बताया नहीं और हमने अपनी तरफ से कुछ पूछा नहीं। और तब प्रतीक खुद भी ऑफिस से बाहर आ गया और पार्किंग की ओर बढ़ गया। प्रतीक पार्किंग में जा करके अपनी गाड़ी में बैठ गया और वह अभी गाड़ी स्टार्ट करता उससे पहले उसका फ़ोन रिंग करने लगा। प्रतीक ने सोचा कि शायद निशा को प्रेरणा के बारे में कुछ पता लग गया होगा कि फिर प्रेरणा ने ही फ़ोन ऑन करके देखा होगा कि मैंने उसे फ़ोन किया है, इसलिए शायद प्रेरणा का ही फ़ोन आया होगा। और यही विचार करके प्रतीक ने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और फ़ोन की स्क्रीन की ओर देखा, मगर उसके चेहरे पर स्क्रीन की ओर देख करके हताशा आ गई थी, क्योंकि वह फ़ोन ना ही निशा का था और ना ही प्रेरणा का था। ये फ़ोन निधि का था, मगर निधि भी उसकी अच्छी दोस्त थी, इसलिए वह उसका फ़ोन काट नहीं सका और फ़ोन रिसीव करके कान से लगाते हुए कहा, हाँ निधि बोलो, क्या कुछ काम था? निधि भी प्रतीक को काफ़ी समय से जानती थी, इसलिए उसे प्रतीक की बातों में चिंता महसूस हुई और उसने तब प्रतीक से पूछा, प्रतीक सब ठीक तो है ना? प्रतीक ने कहा, मैं ठीक हूँ। निधि ने कहा, मगर तुम्हारी बातों से पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम ठीक नहीं हो। प्रतीक ने कहा, बात यह है
कि मैडम को लेकर के चिंतित हूँ। वो ऑफिस में बिना कुछ बताए ही चली गई हैं और अब पता नहीं वो कहाँ हैं। निधि हैरानी व्यक्त करते हुए कहा, पता नहीं है क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम्हें भी उन्होंने कुछ नहीं बताया है? प्रतीक ने कहा, इस बात की तो फिक्र हो रही है मुझे। कम से कम जाने से पहले मुझे बता करके तो जा सकते थे, मगर फिक्र इसलिए हो रही है कि वो जाने से पहले मुझे भी बता करके नहीं गई। निधि ने कहा, हो सकता है कि घर गई हो। क्या तुमने घर पर फोन करके किसी से पूछा क्या? प्रतीक ने कहा, वो घर नहीं गई होंगी। अगर वो घर जाती तो मुझे बता करके जाती। निधि ने कहा, तू इतना यकीन के साथ कैसे बोल सकता है? हो सकता है कि तू बिजी रहा हो तो उन्होंने सोचा हो कि तुझे क्यों परेशान करना, और इसलिए एक बार घर पर फोन करके पता कर लो। प्रतीक ने कहा, वो घर से मेरे साथ ही आती जाती हैं, वो मुझे बिना बताए घर नहीं जाएंगी। निधि ने कहा, एक फोन कॉल करने में क्या जाता है यार? तू परेशान हो रहा है और तेरी बातों ने मुझे भी परेशानी में डाल दिया है। एक बार अभी फोन कर, और हाँ, मेरा फोन कट मत करना, मुझे भी अब मैडम की फिक्र हो रही है। तू पहले फोन करेगा घर और पता लगने पर मुझे बताएगा, अब तू मेरा फोन कट करेगा। प्रतीक ने कहा, अच्छा ठीक है, और कह करके प्रतीक ने अपनी माँ का नंबर डायल कर दिया। सुनीता उस वक्त मार्केट में थी। प्रतीक का नंबर देख करके उन्होंने फोन रिसीव कर लिया और कहा, हाँ बेटा बोलो। प्रतीक ने कहा, माँ क्या आप प्रेरणा मैडम से हमारी बात करा सकती हैं? सुनीता ने कहा, हम बात कैसे करा सकते हैं? प्रेरणा तो तुम्हारे साथ ही ऑफिस गई थी, और फिर हम, तुम्हारे पापा और बुआ सभी मार्केट आए हुए हैं। प्रतीक ने कहा, अच्छा ठीक है माँ, आप शॉपिंग कीजिए, हम रखते हैं फोन। सुनीता ने कहा, रुको जरा, अभी फोन मत रखना। और फिर सुनीता ने प्रतीक से आगे कहा, क्या प्रेरणा ऑफिस में तुम्हारे साथ नहीं है? प्रतीक ने कहा, वो आई तो हमारे साथ ही थी, मगर वो ऑफिस से बाद में चली गई थी, तो हमें लगा कि कहीं वो घर तो नहीं चली गई है, इसलिए हमने आपको फ़ोन किया था। सुनीता ने कहा, घर पर अनीता आंटी हैं, तुम उनसे फ़ोन करके पता कर लो। प्रतीक ने कहा, जी माँ। और फिर सुनीता को कुछ ख्याल आया और उन्होंने प्रतीक से कहा, क्यों ना तुम प्रेरणा को ही फ़ोन करके पता कर। मगर प्रतीक को फ़ोन तब तक कट चुका था और उन्होंने अब जब फिर से प्रतीक का फ़ोन मिलाया तो उसका नंबर व्यस्त आ रहा था, और तब उन्होंने सोचा कि प्रतीक अनीता से ही बात कर रहा होगा, और इसलिए उन्होंने फिर प्रतीक का नंबर नहीं मिलाया। अनीता का नंबर कट करने के बाद प्रतीक ने अनीता का ही नंबर डायल कर दिया था। अनीता उस समय लेटी हुई थी और प्रेरणा के बारे में ही सोच रही थी, और तभी उनका फ़ोन रिंग करने लगा। रिंग की आवाज़ सुन करके वह अपने ख्यालों से बाहर आ गई और पास रखा फ़ोन उठा करके देखा तो पाया फ़ोन प्रतीक का है, और उन्होंने तब फ़ोन रिसीव कर लिया। और तब प्रतीक ने दूसरी तरफ से उनसे पूछा, आंटी क्या प्रेरणा मैडम घर आई हैं? अनीता आंटी ने प्रतीक की बात का जवाब देते हुए कहा, बहुत देर कर दी प्रतीक तुमने फ़ोन करने में, प्रेरणा आ करके चली भी गई। प्रतीक ने जब अनीता के शब्द सुने तो उसने हैरानी के साथ कहा, आकर के चली गई? मैं कुछ समझा नहीं आंटी, और कहाँ चली गई प्रेरणा मैडम? अनीता आंटी ने कहा, शायद अपने घर, या फिर पता नहीं। कहते हुए आंटी का गला भर आया था, और तब प्रतीक ने अनीता से कहा, घर? मगर अचानक घर क्यों चली गई हैं वो? उनके घर पर सब ठीक तो है ना? अनीता ने कहा, यहाँ कुछ ठीक नहीं था बेचारी के अनुकूल, इसलिए वह यहाँ से चली गई। प्रतीक ने कहा, प्लीज़ आंटी पहेलियाँ मत बुझाइए, मुझे सच में मैडम की बहुत फिक्र हो रही है। अनीता ने कहा, अब फिक्र करने से क्या फ़ायदा, जब वो यहाँ थी तब तो तुमने उन्हें अहमियत दी ही नहीं। प्रतीक ने कहा, हम तो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे आंटी। अनीता ने कहा, अच्छी बात है रिस्पेक्ट करते थे, अब वो चली गई हैं, तुम्हें उनकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तुम तो करोड़पति शैली से शादी करो और अपनी ज़िंदगी खुशहाल कर लो बेटा, छोड़ दो बेचारी प्रेरणा को अपने हाल पर। कहते हुए अनीता आंटी की आंखें भर आई थी, और उनकी आवाज़ में प्रेरणा के लिए दर्द साफ झलक रहा था, और अनीता आंटी की बातों में छिपे प्रेरणा के लिए दर्द को प्रतीक महसूस कर पा रहा था, और इसलिए उसने तब आंटी से कहा, आंटी क्या आप मुझे प्रेरणा मैडम के यहाँ से जाने के कारण समझती हैं? अनीता ने कहा, छोड़ो बेटा, अब इन बातों का क्या फ़ायदा, अब कुछ कहने का। जब वो थी यहाँ तब तो तुमने उन्हें समझने की कोशिश नहीं की, अब जब चली गई तो फिर क्यों उनके लिए फिक्र करना? आखिर बेचारी को यहाँ से एक दिन तो जाना ही था, तो पहले ही चली गई। प्रतीक ने कहा, आंटी
आपकी बातों से यही लग रहा है हम ही जिम्मेदार हैं प्रेरणा मैडम के यहाँ से जाने के पीछे के। आंटी ने कहा, प्रतीक बेटा, क्या तुमने कभी प्रेरणा को समझने की कोशिश की है? कभी उनका मन टटोलने की कोशिश की है तुमने? क्या कभी अपनापन देखा तुमने अपने लिए उनमें? प्रतीक ने कहा, जी आंटी, देखा और महसूस भी किया। मगर अनीता आंटी, मगर क्या प्रतीक? शायद तुम्हारी जुबान सच कहने में लड़खड़ा रही है। क्यों नहीं बोल पा रहे हो कि एक बड़ी कंपनी की मालकिन के सामने प्रेरणा की क्या ही हैसियत थी? सुन करके प्रतीक ने अनीता आंटी से कहा, प्लीज आंटी, ऐसा इल्जाम मत लगाइए हम पर। ऐसी बात नहीं है आंटी, आप हमें गलत समझ रही हैं। और कहते हुए प्रतीक की आंखों में आंसू आ गए। अनीता ने कहा, अगर ये बात नहीं है तो बात क्या है फिर प्रतीक? फिर उस मासूम लड़की को छोड़ करके तुमने करोड़पति शैली को क्यों चुना? अनीता आंटी ने भरे हुए गले से कहा, तुम नहीं जानते प्रतीक बेटा कि तुमने क्या खो दिया। प्रेरणा वो है प्रतीक जिसे शैली की पूरी दौलत के बदले भी नहीं खरीदा जा सकता। अगर तुम शैली की पूरी दौलत को छोड़ करके प्रेरणा को अपना लेते तो बेटा तुम शैली की दौलत से भी अधिक धनवान हो जाते। अनीता आंटी ने प्रतीक से आगे कहा, अब इन बातों को करने से क्या ही फायदा? प्रेरणा तो चली गई, तुम खुशी खुशी अपनी शैली से शादी करो। अनीता आंटी इतनी भावुक हो गई थी कि वो अब और बात नहीं कर पा रही थी, इसलिए उन्होंने प्रतीक से कहा, मैं फोन रखती हूँ बेटा, तुम भी अपने काम पर ध्यान दो। और कह करके अनीता आंटी ने फोन कट कर दिया और वह अब रोने लगी। जब अनीता आंटी का फोन कट हो गया तब प्रतीक ने खोए हुए अपने फोन कान से हटाए और जैसे वह अब कहीं खो सा गया और उसे लग रहा था कि उसके सामने जैसा उसका अतीत खुल गया हो। कुछ साल पहले की ही तो बात थी जब प्रतीक रमा बुआ के घर गया था। प्रतीक ने रमा बुआ के घर के बाहर पहुंच करके डोर बेल बजा दी थी और वह जब डोर खुलने का इंतजार कर रहा था, प्रतीक को दरवाजे पर खड़े हुए कुछ देर हो गई थी और अभी तक किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला था और इसलिए उसने फिर से डोर बेल बजा दी और तभी डोर खुला और सामने एक लड़की प्रतीक को दिखाई दी। प्रतीक पहले भी रमा बुआ के घर आ चुका था और इसलिए वह सभी को वहां जानता भी था, मगर जिस लड़की ने अभी दरवाजा खोला था उसे प्रतीक ने पहली बार ही देखा था। प्रतीक ने बुआ की फैमिली की कोई रिलेटिव समझ करके उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मगर वह लड़की खुद को प्रतीक को देखने से रोक नहीं पाई। आखिर प्रतीक बहुत हैंडसम जो था, वह लड़की प्रतीक की ओर ही देख रही थी और दरवाजे के सामने खड़ी थी। प्रतीक उसके साइड से निकलना चाहता था मगर इतनी जगह नहीं थी कि वह उस लड़की को बिना टच किए निकल पाता और इसलिए उसने तब उस लड़की से कहा, क्या हम अंदर जा सकते हैं? प्रतीक की बात सुन करके वह लड़की जैसे अपने ख्यालों से बाहर आ गई और उसने तब प्रतीक से कहा, माफ कीजिएगा लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। प्रतीक ने कहा, रमा बुआ को आप जानती हैं? और तब उस लड़की ने प्रतीक से कहा, सपना की क्या आपकी बुआ है? प्रतीक ने कहा, हमारी नहीं, हमारे पापा की बुआ हैं, इसलिए हम भी उन्हें बुआ ही कहते हैं। और तब उस लड़की ने प्रतीक से कहा, मुझे लगा पता नहीं आप कौन हैं इसलिए पूछ लिया। और फिर उस लड़की ने प्रतीक की ओर देखते हुए मुस्कुरा करके कहा, हेलो, माई नेम इज प्रतिभा, मैं सपना की फ्रेंड हूँ। और तभी सपना की आवाज़ आई, प्रतिभा कौन आया है और तू किससे बातें कर रही है? और कहती हुई सपना भी वहाँ आ गई और उसने जैसे ही प्रतीक को देखा उसने प्रतीक की ओर देखते हुए मुस्कुरा करके कहा, प्रतीक भैया आप, मगर आप वहाँ क्यों खड़े हैं, अंदर आइए ना। और फिर सपना ने प्रतिभा की ओर देखते हुए कहा, प्रतिभा तू भी ना भैया के सामने खड़ी है, एक तरफ हो जा और भैया को अंदर आने दे। और तब प्रतिभा ने प्रतीक की ओर देखते हुए कहा, ओह सॉरी। और फिर सपना ने बीच में बोलते हुए प्रतिभा से कहा, भैया प्रतिभा की तरफ से सॉरी मैं बोलती हूँ, प्लीज आप बुरा मत मानिएगा। और फिर सपना ने भी प्रतिभा से कहा, प्रतिभा तू गेट बंद करके आ जा। और फिर सपना ने प्रतीक का हाथ पकड़ करके उससे कहा, भैया आप आइए मेरे साथ। और तब प्रतीक सपना के साथ वहां से आगे बढ़ गया और प्रतिभा उसे जाते हुए देख रही थी। और जब प्रतीक और सपना उसके सामने से चले गए तब प्रतिभा ने मुस्कुराते हुए गेट बंद कर दिया और फिर वह भी वहां से अंदर की ओर चली गई। प्रतीक अंदर सोफे पर बैठा हुआ था और वह अभी पानी पी रहा था। जब प्रतीक ने खाली गिलास मुंह से हटाया तब सपना ने उससे पूछा, भैया और दूं पानी? प्रतीक ने कहा, नहीं थैंक यू। प्रतीक ने खाली गिलास पास रखी टेबल पर रख दिया और तब सपना ने उससे पूछा, आपके लिए क्या लेकर के आऊं? अब भैया ठंडा या गरम?
प्रतीक ने कहा अभी कुछ नहीं, बैठ जाओ तुम भी। और तभी वहां प्रतिभा आ गई और तब सपना ने प्रतिभा की ओर देखते हुए प्रतीक से कहा भैया ये मेरी बेस्ट फ्रेंड प्रतिभा है। प्रतिभा ने तब सपना की ओर देखते हुए कहा जानता हूँ। प्रतीक की बात सुन करके सपना ने हैरानी के साथ पूछा आपको कैसे पता भैया। और तब प्रतीक ने मुस्कुराते हुए कहा प्रतिभा जी ने अपना परिचय गेट पर ही दे दिया था। और तभी गाड़ी में बैठे प्रतीक का फोन रिंग करने लगा। रिंग की आवाज़ सुन करके प्रतिभा अपने ख्यालों से बाहर आ गया और उसने फोन की स्क्रीन की ओर देखा तो पाया फोन निधि का है। और तब उसने फोन रिसीव कर लिया और दूसरी तरफ से गुस्से से निधि ने प्रतीक से कहा यार कहाँ है तू, कब से मैं तुझे फोन कर रही हूँ। प्रतीक ने निधि की बात का जवाब देते हुए कहा मैंने उठा तो लिया यार फोन, क्या बात है जल्दी बोल। निधि ने कहा मगर कितने बार ट्राई करने के बाद उठाया तूने फोन, वैसे तू क्या कर रहा था जो तुझे इतना टाइम लग गया। और फिर निधि ने आगे प्रतीक से कहा अच्छा ये सब छोड़ और ये बता प्रेरणा मैडम का कुछ पता लगा क्या। प्रतीक ने कहा मैडम दिल्ली छोड़ करके चली गई। निधि ने हैरानी के साथ कहा क्या, मगर क्यों, ऐसा आखिर हुआ क्या जो मैडम को अचानक दिल्ली से बाहर जाना पड़ा। प्रतीक इसकी वजह जानता था मगर कैसे कह देता कि मैडम के जाने के पीछे की वजह वही है और इसलिए उसने बात टालते हुए निधि से कहा ये तो मैडम ही बता सकती हैं। निधि ने कहा मैं नहीं मान सकती यार कि मैडम यूं ही बेवजह शहर छोड़ करके जा सकती हैं, कुछ तो जरूर हुआ है। निधि ने प्रतीक से आगे कहा तूने मैडम से फोन करके पूछा नहीं कि वो अचानक से जा क्यों रही हैं। प्रतीक ने कहा पूछता तो तब जब उनका फोन मिलता यार, उनका फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। निधि ने कहा मैं अब यकीन के साथ कह सकती हूँ कि प्रेरणा मैडम यूं ही नहीं गई हैं, कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उन्हें जाना पड़ा है। निधि ने तभी कुछ सोच करके प्रतीक से पूछा अच्छा प्रतीक जल्दी ये बता कि मैडम घर से कब निकली हैं। प्रतीक ने कहा शायद 1.5 या 2 घंटे हो गए होंगे। निधि ने कहा चल एक कोशिश करके देखते हैं, शायद मैडम हमें एयरपोर्ट पर मिल जाएं, इसलिए एक बार एयरपोर्ट चल करके उन्हें ढूंढते हैं। प्रतीक ने भी तब बिना कुछ सोचे हाँ बोल दिया। और तब निधि ने प्रतीक से कहा अच्छा फिर तू निकल एयरपोर्ट की ओर, मैं भी वहीं पहुंच रही हूँ। और कह करके निधि ने फोन कट कर दिया। प्रतीक ने फोन अपने कान से हटाते हुए खुद से कहा काश मैडम वहां ना मिले, वो हमारे एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही वहां से जा चुकी हों। निधि ने प्रतीक का फोन कट करके तुरंत रोहित का नंबर डायल कर दिया। रोहित उस समय अपनी ऑफिस में ही था मगर उसने निधि का नंबर देख करके फोन रिसीव कर लिया और तब निधि ने उसे बताया कि प्रेरणा अचानक से ही शहर छोड़ करके चली गई है। सुनते ही रोहित को झटका सा लगा और उसने निधि से कहा ये तू क्या बोल रही है यार, सुबह तो सब ठीक था और हमने मैडम को प्रतीक के साथ देखा भी था, मगर अचानक से ऐसा क्या हो गया जो मैडम को शहर छोड़ करके जाना पड़ गया। निधि ने कहा रोहित मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है, इसलिए मैं और प्रतीक एक उम्मीद के साथ एयरपोर्ट जा रहे हैं कि शायद मैडम गई ना हो और वो हमें वहां मिल जाएं। रोहित ने कहा अच्छा फिर तू निकल, मैं भी निकल रहा हूं और फिर तुझे वहां पहुंच करके मिलता हूं। निधि ने कहा अच्छा ठीक है और कह करके निधि ने फोन कट कर दिया। सुनीता और बुआ अब घर आ गई थी मगर सुनील को कहीं काम था इसलिए वो अभी नहीं आए थे। जब बुआ और सुनीता के घर पहुंचने पर अनीता ने दरवाजा खोला तो उनके चेहरे पर उदासी साफ साफ देखी जा सकती थी और बुआ की पारखी नज़रों ने वह उदासी देख ली थी। बुआ और सुनीता अब अंदर सोफे पर बैठी हुई थी और उनके पास अनीता भी आ करके बैठ गई थी। कुछ देर खरीदारी की बातें होती रही और साथ ही बुआ की नज़र बार बार बीच बीच में अनीता के चेहरे की ओर भी चली जाती थी। और अब बुआ ने आखिर में अनीता से पूछ ही लिया अनीता सब खैरियत तो है बेटा। बुआ की बात का जवाब देते हुए अनीता ने उनसे कहा मुझे लगता है कि अब छिपाने से कोई फायदा है नहीं। और तभी सुनीता ने बीच में बोलते हुए कहा क्या हुआ अनीता, आखिर बात क्या है, तुम किस बारे में बात कर रही हो, जल्दी बताओ हमें चिंता हो रही है। अनीता ने सुनीता की ओर देखते हुए कहा जिस बात का डर था वही हो गया दीदी। सुनीता ने अनीता की ओर देखते हुए घबराए हुए स्वर में कहा
प्लीज बहन पहेलियां मत बुझाओ, जल्दी बताओ आखिर बात क्या है, हमें बहुत चिंता हो रही है। अनीता ने भरे हुए गले से कहा। प्रेरणा यहाँ से वापस चली गई है। अनीता की बात सुन करके सुनीता ने अपने सिर पर हाथ रख लिया और फिर उन्होंने दुखी स्वर में कहा, ये क्या हो गया। और फिर सुनीता ने अनीता की ओर देखते हुए आगे कहा, आखिर अचानक से प्रेरणा क्यों चली गई। क्या हम इतने बुरे हैं जो वो हमारे आने तक का भी इंतजार नहीं कर सकी। ज्यादा नहीं तो जाने से पहले एक बार हमें फोन करके बता तो सकती थी कि। और कह करके सुनीता ने अपना फोन उठाया और प्रेरणा का नंबर डायल करते हुए कहा, हम ही उससे फोन करके पूछते हैं कि आखिर जाने से पहले उन्होंने हमें क्यों एक फ़ोन करना भी ठीक नहीं समझा। मगर फ़ोन कान से लगाने के बाद उन्हें पता लगा कि प्रेरणा का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। तब उन्होंने उदासीनता के साथ फ़ोन कान से हटाया और वापस टेबल पर रख दिया और दुखी स्वर में कहा, उन्होंने तो फ़ोन भी बंद कर दिया है। अनीता ने तब सुनीता की ओर देखते हुए कहा, मैंने उनसे कहा था दीदी कि वो आपके आने तक रुक जाएं, मगर दीदी उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने आपके आने का इंतज़ार किया या आपसे फ़ोन पर भी बात की तो वो कमज़ोर पड़ जाएंगी और यहाँ से जा नहीं पाएंगी। अनीता ने सुनीता से आगे कहा, उन्होंने इस नौकरी को भी छोड़ दिया है दीदी। और तभी बुआ ने बीच में बोलते हुए कहा, मगर ऐसा क्या हुआ अनीता जो प्रेरणा को शहर और नौकरी छोड़ करके अचानक से जाना पड़ा। अनीता ने कहा, बुआ आपको और दीदी को सुन करके दुख होगा, इसलिए मुझे लगता है कि आप वजह जाने ही ना तो अच्छा है। सुनीता ने अनीता की ओर देखते हुए कहा, तुम वजह बताओ अनीता, अब हम जानना चाहते हैं वो वजह। अनीता ने सुनीता की ओर देखते हुए कहा, प्रेरणा प्रतीक से प्यार करती है दीदी। अनीता के ये शब्द बार बार बुआ और सुनीता के कानों में गूंजने लगे थे और तब सुनीता ने भरे हुए गले से भावुक होकर के कहा, एक बार प्रेरणा ने हमें तो बताया होता तो हम सच में प्रतीक का रिश्ता किसी और से होने ही क्यों देते। हम तो खुद भी प्रेरणा को अपने प्रतीक की बहू के रूप में देखना चाहते थे। अनीता ने सुनीता की ओर देखते हुए कहा, दीदी आपने अगर प्रेरणा को कभी जानने और समझने की कोशिश की होती तो उनके मन में छिपे प्रतीक के लिए बेइंतहा प्यार को आप देख पाती, जो कि मैंने देखा था। अनीता ने भावुक हो करके आगे कहा, जब वो यहाँ से जा रही थी तो उनके चेहरे पर यहाँ से जाने का दुख साफ दिखाई दे रहा था दीदी। मैं महसूस कर सकती थी कि वो बच्ची कितनी दुखी थी। और कहते हुए अनीता की आंखों से आंसू निकल करके उनके गालों तक आ गए थे और उनकी बातें सुन करके बुआ और सुनीता की भी आंखें अब भर आई थी। सुनीता ने अपनी आंखों के किनारे पोंछे और फिर उन्होंने बुआ की ओर देखते हुए कहा, बुआ आप हमारी बुजुर्ग हैं, अब आप ही बताइए कि क्या करना चाहिए। बुआ ने हाथ में पकड़े हुए रुमाल से अपने आंसू पोंछे और फिर सुनीता की ओर देखते हुए वह बोली, बेटा बड़ी ही दुविधा की परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। एक तरफ मासूम प्रेरणा है तो दूसरी ओर सुनील के द्वारा बताई गई शैली का अच्छा चरित्र है। बुआ ने आगे कहा, मानते हैं कि प्रेरणा प्रतीक से प्यार करती है, मगर यह भी तो महत्वपूर्ण बात है कि क्या प्रतीक प्रेरणा से प्रेम करते हैं। और अगर प्रतीक को प्रेरणा से प्रेम नहीं है तो फिर हम शैली को किस बात के लिए सजा दें, जबकि वो तो इतने पैसे वाली है। फिर भी उन्होंने हमारे प्रतीक के बारे में सब जानते हुए उन्हें चुना है। और फिर बुआ ने अनीता की ओर देखते हुए कहा, अनीता तुम ही बताओ इसमें शैली की कोई गलती है क्या कि उन्होंने पैसे को अहमियत ना देते हुए एक मिडिल क्लास परिवार के लड़के को चुना है। और अगर हम प्रेरणा के लिए इस रिश्ते को ठुकरा दें तो भी हमें नहीं लगता है कि यह उचित होगा। और फिर बुआ ने सुनीता की ओर देखते हुए आगे कहा, बेटा जो हमें उचित लगा कह दिया, अब तुम स्वयं ही निश्चय कर लो कि तुम्हें क्या करना है। सुनीता आगे कुछ कहने के लिए सोच ही रही थी कि तभी बुआ ने आगे कहा, बेटा ऐसा नहीं है कि हमें प्रेरणा से हमदर्दी नहीं है, हमें प्रेरणा से बहुत हमदर्दी है। और सच कहें तो हम भी यही चाहते हैं कि प्रेरणा और प्रतीक की शादी हो, मगर नियति को शायद कुछ और ही मंजूर है तो कोई क्या ही कर सकता है। हम सब नियति से ही बंधे हुए हैं। सुनीता ने तब अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, आप ठीक कह रही हैं बुआ, हम भी आपकी बात से सहमत हैं। और फिर सुनीता ने अनीता की ओर देखते हुए उनसे कहा, अनीता तुम्हारी क्या राय है, तुम्हारे अनुसार क्या होना चाहिए। अनीता ने कहा, बुआ ने जो कहा है उसे सुन करके प्रेरणा के लिए बुरा तो लग रहा है, मगर बुआ की बात भी हमें उचित ही लग रही है।
मगर हम एक बात कहना चाहेंगे। सुनीता ने अनीता की ओर देखते हुए जिज्ञासावश पूछा, और वह क्या है अनीता? अनीता ने कहा, प्रतीक के ऑफिस से आने के बाद एक आखिरी बार उनसे और पूछना चाहिए कि वे प्रेरणा को पसंद करते हैं या नहीं। सुनीता अनीता की बात सुन करके कुछ देर के लिए मौन हो गई और बुआ अभी सुनीता के जवाब की प्रतीक्षा में उनकी ओर देख रही थी, मगर सुनीता को बोलने में समय लगता देख करके बुआ ने खुद ही बीच में बोलते हुए कहा, अनीता की बात सही है, एक बार प्रतीक से अच्छी तरह से और पूछ लेते हैं। सुनीता ने अनीता की ओर देखते हुए कहा, फिर ऐसा ही करते हैं बुआ। तभी सुनीता का फोन रिंग करने लगा और जब उन्होंने फोन उठा करके देखा तो पाया सुनील का फोन है, और तब उन्होंने बिना देर किए फोन उठा लिया। और तब दूसरी ओर से सुनील ने सुनीता से कहा, सुनीता हम भी घर के लिए ही निकल रहे हैं, अगर कुछ और मंगाना हो तो बता दो। सुनील ने सुनीता से आगे कहा, माना कि हम उनके हिसाब से क्या ही कर सकते हैं, मगर हम अपनी तरफ से इतनी कोशिश जरूर कर सकते हैं कि मेहमानों की खातिरदारी में हमारी ओर से कोई कमी ना रहे। सुनीता ने कहा, जरूरत के हिसाब से तो सब आ ही गया है जी, अभी तो हमें ऐसा कुछ नहीं याद है, अगर बाद में ज़रूरत होगी तो फिर मंगा लेंगे, आप आ जाइए घर। सुनील ने कहा, अच्छा ठीक है। सुनील ने मुस्कुराते हुए आगे सुनीता से कहा, हमने अपने कुछ परिचित वालों को बताया कि हमारे प्रतीक का रिश्ता कहाँ होने जा रहा है। उनको एकाएक सुन करके यकीन नहीं हो रहा है कि हमारे प्रतीक का रिश्ता इतने बड़े परिवार से जुड़ने जा रहा है। सुनीता ने कहा, आखिर होगा भी कैसे, वो लोग हैं ही इतने पैसे वाले। सुनीता अभी किस माहौल में बैठी थी उन्हें पता था, इसलिए उन्होंने सुनील से आगे कहा, अच्छा आप घर आ जाइए फिर बात करते हैं। और फिर सुनीता ने फ़ोन कट कर दिया और फ़ोन वापस पास रखी टेबल पर रख दिया। और फिर उन्होंने बुआ और अनीता से कहा, अभी प्रतीक के पापा से इस विषय में बात नहीं करेंगे जब तक कि प्रतीक से एक बार बात नहीं कर लेते हैं। प्रतीक अब एयरपोर्ट के बाहर पहुंच गया था, मगर वह पहले पहुंचने पर भी अंदर नहीं जा रहा था। वह प्रेरणा के जाने से दुखी तो था और उसके मन के किसी कोने में चल रहा था कि वह दौड़ करके अंदर जाए और प्रेरणा को ढूंढे और प्रेरणा उसे मिल जाए, मगर दूसरी ओर वह जाना भी नहीं चाह रहा था और सोच रहा था कि जब तक वो निधि के साथ अंदर जाए प्रेरणा को ढूंढने के लिए, उससे पहले प्रेरणा वहां से चली जाए। प्रतीक अभी एयरपोर्ट के बाहर ही निधि को इंतजार कर रहा था और तभी उसने कुछ सोचा और वह अब वहां से जाने के लिए गाड़ी स्टार्ट करना ही चाहता था कि तभी अपनी गाड़ी से निधि सामने आती हुई उसे दिखाई दी। और प्रतीक अब चाह करके भी वहां से नहीं जा सकता था, क्योंकि निधि ने भी उसे देख लिया था। निधि ने एक तरफ गाड़ी पार्क की और तब तक अब प्रतीक भी अपनी गाड़ी से उतर गया था। निधि गाड़ी पार्क करके जल्द से प्रतीक के पास आई और उसने प्रतीक से कहा, यार तू पहले आ गया था तो अंदर जाना चाहिए था, मैं बाद में आ जाती, अब चल यहाँ से जल्दी, चल करके मैडम को ढूंढते हैं। और प्रतीक निधि के साथ आगे बढ़ गया। प्रतीक और निधि अभी कुछ कदम ही चले थे कि तभी प्रतीक का फोन रिंग करने लगा और उसने जब देखा तो पाया फोन रोहित का है। और तब उसने फोन रिसीव करके अपने कान से लगा लिया और तब दूसरी ओर से रोहित ने उससे पूछा, कहाँ है तू अभी? प्रतीक ने कहा, एयरपोर्ट आया हूँ। रोहित ने कहा, ओ मुझे भी पता है, ये बता कि अभी तेरी लोकेशन क्या है? मैं भी एयरपोर्ट पहुँच गया हूँ। प्रतीक ने कहा, मगर तुझे कैसे पता? प्रतीक अभी अपनी बात पूरी कह पाता उससे पहले दूसरी ओर से बीच में बोलते हुए रोहित ने कहा, ये अभी जरूरी नहीं है, ये बातें बाद में भी होती रहेंगी, पहले हम जिस काम के लिए यहाँ आए हैं वो कर लेते हैं। और तब प्रतीक ने उसे अपनी लोकेशन बता दी और रोहित का फोन कट गया। और तब प्रतीक ने निधि से पूछा, क्या तूने रोहित? निधि ने बीच में बोलते हुए कहा, हाँ मैंने ही उसे बुलाया था यार, रोहित के होने से हम प्रेरणा मैडम को और भी जल्दी ढूंढ सकते हैं। और फिर तब प्रतीक ने निधि से कुछ नहीं कहा। कुछ ही देर में रोहित प्रेरणा और निधि के पास पहुंच गया था और साथ ही मोहित और सोनू भी वहां आ गए थे। और तब प्रतीक ने रोहित के साथ मोहित और सोनू को देख करके हैरानी के साथ कहा, तुम दोनों भी? मगर वो अपनी बात पूरी कहता उससे पहले सोनू ने उससे कहा, प्रतीक अभी इन बातों की ज़रूरत नहीं है, हम जिस काम के लिए यहाँ आए हैं वो करते हैं। और तब रोहित ने आगे कहा,
हम सभी अलग अलग जा करके मैडम को ढूंढते हैं। सुन करके निधि ने बीच में बोलते हुए कहा, ये सही रहेगा। और फिर निधि ने आगे कहा, चलो फिर देर क्यों करनी है, अभी चलते हैं। और फिर निधि ने सभी को बताया कि कौन किधर जाएगा और फिर सभी प्रेरणा को अलग अलग ढूंढने के लिए चले गए। प्रत्येक अलग गया था प्रेरणा को ढूंढने के लिए। वह चाहता भी था कि प्रेरणा उसे वहां मिल जाए और यह भी चाहता था कि प्रेरणा उसे वहां ना मिले। प्रतीक का द्वंद्व खुद से ही चल रहा था कि तभी उसे एक लड़की एक जगह खड़ी दिखी और उसे देख करके प्रतीक के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। प्रतीक ने जब उस लड़की को देखा तो उसे लगा कि प्रेरणा ही है वो, और इसलिए वह वहां से चला जाना चाहता था और इसलिए उसने जाने के लिए अपने कदम बढ़ा ही दिए थे, मगर तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, सर जरा रुकिए। प्रतीक रुकना तो नहीं चाहता था पर पीछे पलट करके तो बिल्कुल भी देखना नहीं चाहता था। और फिर उसने ये भी सोचा कि शायद वो आवाज़ उसके लिए हो ही ना, और इसलिए उसने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। लेकिन तभी फिर किसी ने उसे पुकारते हुए कहा, सर मुझे आपकी हेल्प चाहिए थी। प्रतीक बुरा नहीं था इसलिए वह चाह करके भी जा नहीं सकता था, और इसलिए अब उसने अपने बढ़ते हुए कदम को वहीं रोक लिया और हिम्मत करके पीछे पलट गया। और तब उसने देखा कि जिसे वह प्रेरणा समझ रहा था वह तो कोई और लड़की है, और तब उसने उस लड़की की ओर से ध्यान हटा लिया जिसे वह प्रेरणा समझ रहा था। और फिर उसने आवाज़ देने वाली लड़की से कहा, जी बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। उस लड़की ने प्रतीक की ओर देखते हुए उससे कोई पता पूछी और प्रतीक ने वो पता उसे बता दिया और फिर वह लड़की वहां से चली गई। प्रतीक ने प्रेरणा को फिर वहां ढूंढने की कोशिश भी नहीं की और इसलिए वह वहीं एक जगह बैठ गया और एक बार फिर से अपने अतीत के गलियारों में चला गया। सपना और प्रतीक अब दोनों बैठे हुए थे और प्रतिभा अभी भी खड़ी हुई थी। और तब प्रतीक ने उससे कहा, आप भी बैठिए ना प्रतिभा जी। और तब सपना ने प्रतिभा को छेड़ते हुए उससे कहा, बैठ जाइए ना प्रतिभा जी, भैया इतने प्यार से जो कह रहे हैं। और कहते हुए सपना मुस्कुराने लगी थी और प्रतीक और प्रतिभा दोनों ही झेंप गए थे। और तब फिर प्रतिभा ने गुस्से से सपना को घूरा तो सपना ने उसकी ओर से नजरें हटा ली और फिर उसने प्रतिभा की ओर देखते हुए कहा, भैया बुरा मत मानिएगा, हम दोनों में तो ये चलता रहता है। प्रतीक ने विषय बदलते हुए कहा, सपना घर पर कोई दिख नहीं रहा है, कहाँ गए हैं सभी। सपना ने कहा, आज एक परिचित वालों के यहाँ फंक्शन है तो माँ पापा और दादी सभी वहाँ गए हुए हैं, उनको गए हुए काफी समय हो गया है, कुछ देर में आ जाएंगे। और फिर सपना ने प्रतीक से आगे कहा, भैया अब आप बताइए क्या खाएंगे, क्या बनाऊं मैं आपके लिए। प्रतीक ने कहा, तुम परेशान मत हो सपना, आ जाने दो सभी को फिर हम खा लेंगे। सपना ने प्रतीक की ओर देखते हुए कहा, भैया क्या आप चाहते हैं कि मुझ पर डांट पड़े। प्रतीक ने कहा, ऐसा भला हम क्यों चाहेंगे। सपना ने कहा, अगर नहीं चाहते हैं तो बताइए क्या खाएंगे। अगर माँ और दीदी को पता लगा कि मैंने आपको खाना भी नहीं खिलाया तो वो बहुत नाराज होंगे। प्रतीक ने कहा, तुम उनकी चिंता मत करो, हम चाची और बुआ को समझा देंगे। और तब सपना ने प्रतिभा की ओर देखते हुए उससे कहा, प्रतिभा मेरी बात तो भैया मान नहीं रहे हैं, और एक बार तू भी बोलना उन्हें। प्रतिभा ने तब प्रतीक की ओर देखते हुए धीरे से कहा, आप हाँ कह दीजिए ना, सच कहूँ तो मुझे भी भूख लग रही है, आपके साथ मुझे भी खाने को मिल जाएगा। और तब प्रतीक ने सपना की ओर देखते हुए कहा, अच्छा सपना फिर तो तुम प्रतिभा जी की पसंद का कुछ बना लो, हम भी खा लेंगे। सपना ने प्रतिभा की ओर देखते हुए उसे फिर से उसे छेड़ते हुए मुस्कुरा करके कहा, क्या बात है प्रतिभा जी। और तभी प्रतीक ने सपना से कहा, सपना क्या तुम चाहती हो कि हम कुछ खाएं। सपना ने कहा, मैं तो बस प्रतिभा को छेड़ रही थी भैया, मैं जा करके बनाती हूँ ना। प्रतीक ने कहा, अच्छा फिर जाओ, तब तक हम चेंज करके आते हैं। सपना ने कहा, जी भैया। और फिर प्रतीक ने खड़े होकर के वहां से जाने के लिए अपने कदम बढ़ा दिए। और तब सपना ने प्रतिभा से कहा, चल प्रतिभा हम किचन में चलते हैं। और तब प्रतिभा और सपना दोनों किचन की ओर चली गई। किचन में जा करके प्रतिभा ने सपना से कहा, तू कुछ ज़्यादा ही नहीं छेड़ रही थी मुझे अपने भैया के सामने। सपना ने मुस्कुराते हुए कहा, मौका जो मिल गया था, और मौकों को भुनाने में तो आप भी तो बड़ी माहिर हैं मिस प्रतिभा, तो आज हमारी बारी थी। प्रतिभा ने कहा, तो तूने कोई कसर भी कहाँ छोड़ी, अपने भैया के सामने मेरी
खूब टांग खींच रही थी। सपना ने कहा, अच्छा सुन, ये हंसी मजाक तो चलता ही रहेगा, बता क्या बनाऊं मैं। प्रतिभा ने कहा, उन्होंने मेरी पसंद बोली है, इसलिए मैं अपनी पसंद का खुद ही बनाती हूँ। सपना ने फिर से प्रतिभा को छेड़ते हुए कहा, वैसे भैया को इम्प्रेस करने का ये तरीका अच्छा है। प्रतिभा ने सपना की ओर घूरते हुए कहा, मतलब तू बाज नहीं आएगी। सपना ने कहा, वैसे मेरे लिए तो अच्छा ही है, तू ही बना ले। प्रतिभा तब अपनी पसंद की डिनर बनाने की तैयारी करने लगी और सपना भी उसकी मदद कर रही थी। कुछ देर शांत रहने के बाद सपना ने प्रतिभा का मन टटोलने के लिए उससे कहा, वैसे मेरे प्रतीक भैया हैंडसम है ना प्रतिभा। प्रतिभा ने बनते हुए कहा, मुझे क्या पता। सपना ने कहा, तो तू यूं ही इतनी मेहनत किए जा रही है। प्रतिभा ने कहा, वो तो इसलिए कि उन्होंने मुझे मेरी पसंद का कुछ भी बनाने के लिए बोल दिया, तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। सपना ने कहा, इसका मतलब कुछ है नहीं। प्रतिभा ने बनते हुए कहा, क्या कुछ नहीं है। सपना ने कहा, तू ना ओवर स्मार्ट मत बन, तू अच्छी तरह समझ रही है कि मैं क्या पूछ रही हूँ। प्रतिभा ने फिर से बनते हुए कहा, तू क्या बोल रही है यार। सपना ने कहा, मैं तुझे तेरी ही भाषा में समझाती हूँ। अच्छा तो फिर बोल प्रतिभा भैया। तभी प्रतीक के कंधे पर किसी ने हाथ रखते हुए कहा, प्रतीक तू यहाँ पर बैठा हुआ क्या कर रहा है। प्रतीक ये शब्द सुन करके अपने अतीत से बाहर आ गया। उसने पीछे पलट करके देखा तो पाया रोहित खड़ा है, और तब प्रतीक भी अपनी जगह से खड़ा हो गया। और तब रोहित ने उससे कहा, कहाँ खोया हुआ था तू, कितनी बार तुझे पुकारा तब भी तू अपने ख्यालों से बाहर आया है। प्रतीक ने कहा, सॉरी कुछ सोच रहा था। रोहित ने कहा, तुझे पता है ना कि हम यहाँ क्यों आए हैं, फिर भी तू यहाँ आराम से बैठा है। प्रतीक ने गुस्से से कहा, मैंने तो नहीं कहा था मैडम से यहाँ जाने के लिए, वो अपनी मर्जी से गई हैं तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। रोहित ने प्रतीक की ओर देखते हुए कहा, तुझे आखिर हो क्या गया है प्रतीक, तू जिसे ढूंढने के लिए यहाँ तक आ गया है, जब आ गया है तो उन्हें ढूंढने की कोशिश भी नहीं करना चाहता है। रोहित ने प्रतीक से आगे कहा, तुझे नहीं लगता है कि तू किसी और से नहीं बल्कि खुद से ही भाग रहा है। प्रतीक ने रोहित की ओर देखा और फिर दूसरी ओर देखते हुए कहा, तो क्या करूं, बता क्या करूं। और फिर प्रतीक ने रोहित के कुछ जवाब देने से पहले उसकी ओर देखते हुए आगे कहा, मैडम अपनी मर्जी से यहाँ से गई हैं रोहित, और तू उनकी बहुत ही तरफदारी कर रहा है। तो मैं तुझे बता दूं, उन्होंने जाने से पहले एक फ़ोन कॉल तक नहीं किया मुझे। क्या मैं इस लायक भी नहीं हूं कि वो जाने से पहले मुझे एक फ़ोन कॉल ही कर देते, मगर उन्होंने एक फ़ोन कॉल तक मुझे नहीं किया। रोहित ने प्रतीक की बात का जवाब देते हुए कहा, और हो सकता है कि इसके पीछे उनकी कोई मजबूरी ही रही हो। रोहित ने आगे प्रतीक से कहा, तूने बिना वजह जाने कैसे बोल दिया ये प्रतीक, मैडम के जाने के पीछे की वजह जाने बिना। प्रतीक कोई जवाब दे पाता उससे पहले निधि, सोनू और मोहित भी वहां आ गए थे। और तब निधि ने कहा, हमें तो मैडम कहीं नहीं मिली। और फिर निधि ने प्रतीक और रोहित से पूछा, क्या तुम लोगों को पता लगा कुछ मैडम का। प्रतीक ने कहा, नहीं। और तभी रोहित ने कहा, पता लगता भी कैसे, ये तो खुद भी नहीं चाहता था कि मैडम मिले इसे, अच्छा ही हुआ चली गई बेचारी। आखिर उन्होंने भी समझ लिया था कि पत्थर से दिल लगाने से कोई फायदा नहीं है, आखिर पत्थर का दिल कहाँ ही होता है। प्रतीक ने गुस्से से रोहित की कॉलर पकड़ ली और उससे कहा, तू अपनी बकवास बंद करेगा। तभी निधि ने बीच में बोलते हुए कहा, रोहित पर गुस्सा दिखाने से क्या मिल जाएगा प्रतीक, उसने तो वही कहा है जो सच है, और अगर ये सच है तो फिर तुझे बुरा क्यों लग रहा है। प्रतीक ने रोहित की कॉलर छोड़ दी और खुद ही रोहित की कॉलर को ठीक करते हुए उसने रोहित से कहा, सॉरी। और फिर उसने मुड़ करके जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा दिए और फिर कुछ कदम चल करके वह खुद ही रुक गया। और फिर उसने अपने दोस्तों की ओर देखते हुए कहा, कल मेरी और शैली मैडम की सगाई है, तुम सभी को आना है। और कह करके उसने जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा दिए। प्रतीक को जाता हुआ देख करके निधि ने कहा, रोको ना उसे। और तब रोहित ने कहा, वो नहीं रुकेगा, जब वो समझना ही नहीं चाहता है तो जाने दे उसे। जब उसने खुद ही अपना भविष्य बर्बाद करने की ठान ली है तो कोई क्या ही कर सकता है। शैली अपने रूम में थी, उसने कुछ सोच करके रॉकी का नंबर डायल कर दिया, और जब रॉकी ने फोन पिक कर लिया तब उसने रॉकी से कहा, वहाँ की क्या स्थिति है रॉकी। रॉकी मान गया, मैडम क्या जाल बिछाया आपने और उसमें मछली को फंसा ही लिया। शैली ने कहा,
उसने मुझसे उलझने की कोशिश की थी रॉकी, मगर शायद वो अपनी हैसियत भूल गई थी। शैली ने आगे रॉकी से पूछा, जब वो ऑफिस से जा रही थी तब तुमने उसे देखा था क्या? रॉकी ने कहा, यही तो बदकिस्मती थी मैडम, मैं उसे जाते हुए देख नहीं पाया। देखना चाहता था कि आपसे हारने के बाद उसका चेहरा कैसा था, मगर मुझे ये अवसर मिल ही नहीं सका। शैली ने कहा, वैसे तुमने भी अपना काम अच्छे से किया है, बताओ क्या इनाम मिलना चाहिए तुम्हें? रॉकी ने कहा, मैडम फ्लाइट तो है मेरे पास, मगर किराए का है। अगर अपना रॉकी अपनी बात आगे कहता उससे पहले शैली ने बीच में बोलते हुए कहा, मैं समझ गई कि तुम क्या कहना चाहते हो, मैं तुम्हें एक फ्लाइट खरीद करके दे दूंगी। अब तो खुश हो ना तुम? रॉकी ने कहा, भला आप जैसी मालकिन की कृपा है तो खुश क्यों नहीं होऊंगा मैडम। शैली ने कहा, बस ऐसे ही वफादारी निभाते रहो। और कह करके शैली ने फोन कट कर दिया। शैली फोन कट करके पीछे पलटी ही थी कि तभी उसे वहां उसकी माँ दिख गई और अचानक से उन्हें वहां देख करके शैली के चेहरे का तो जैसे रंग ही उड़ गया था। उसे लग रहा था कि उसकी माँ ने उसकी सारी बातें सुन ली हैं। वह कुछ कहना ही चाह रही थी, लेकिन तभी शांति मैडम ने उससे कहा, बेटा क्या तुम्हें भी वो बात पता चल गई है? शैली ने घबराहट भरे स्वर में कहा, कौन सी बात माँ? शांति मैडम ने कहा, बेटा पता नहीं प्रेरणा को अचानक क्या हुआ, वो नौकरी छोड़ करके चली गई है। अब शैली की जान में जान आई और उसने तब अपनी माँ से कहा, हाँ माँ। और फिर शैली ने नाटक करते हुए आगे कहा, तभी तो मैं भी परेशान हूँ माँ, सोच रही हूँ इतनी काबिल एम्प्लाई कहाँ मिलेगी हमें। शैली ने अपनी कुटिलता जारी रखते हुए आगे कहा, माँ अगर सैलरी की बात थी तो प्रेरणा बता तो देती, हम उनकी सैलरी डबल करा देते ना माँ। शांति मैडम ने कहा, बिल्कुल बेटा, मगर प्रेरणा ने अचानक क्यों नौकरी छोड़ दी, ये बात मुझे बड़ी परेशान कर रही है। शैली ने कहा, आप ज़्यादा मत सोचिए माँ, उसने अपनी मर्जी से जॉब छोड़ी है, इसमें अब हम क्या ही कर सकते हैं। शांति मैडम ने कहा, शायद तुम ठीक कह रही हो। और फिर शांति मैडम ने शैली से आगे कहा, बेटा तुम्हारी शॉपिंग हो गई है क्या? अगर कुछ रहती है तो जा करके कर लो। शैली ने कहा, कुछ तो हो गई है माँ, और कुछ और रहती है वो मैं ऑर्डर करके ही घर मंगा लूंगी। शांति मैडम ने कहा, अच्छा ठीक है बेटा। और कह करके शांति मैडम वहां से चली गई और शैली के चेहरे पर कुटिल मुस्कान तैर गई। और फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मान गई शैली तुझे, तू तो कमाल की ड्रामेबाज निकली। और फिर शैली ने आगे मासूम चेहरा बनाते हुए कहा, सॉरी मम्मा, आपके सामने ये नाटक करना मजबूरी थी मेरी। बेचारी शांति मैडम कहाँ जानती थी कि प्रेरणा को निकालने के पीछे कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी बेटी है। प्रतीक अपने घर पहुंच गया था और वह अपने रूम में लेटा हुआ था। तभी प्रतीक के घर में अनीता ने सुनीता के पास जा करके कहा, दीदी प्रतीक अपने रूम में ही है, एक आखिरी कोशिश करके और देख लीजिए, शायद सब कुछ ठीक हो जाए। सुनीता ने कहा, काश कि सब ठीक हो जाए। और फिर सुनीता ने अनीता से आगे कहा, अच्छा अनीता तुम किचन में काम देखना, हम प्रतीक से बात करके आते हैं। अनीता ने कहा, जी दीदी। और कह करके सुनीता वहां से आगे बढ़ गई। सुनीता ने प्रतीक के रूम में जा करके डोर नॉक किया। प्रतीक अभी आंखें बंद करके लेटा हुआ था, मगर दरवाजे को नॉक करने की आवाज़ सुन करके उसकी आंखें खुल गई। और फिर उसने कहा, कौन है? तभी बाहर से आवाज़ आई, बेटा हम हैं, जरा दरवाज़ा खोलो, हम तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। अपनी माँ की बात सुन करके प्रतीक तुरंत अपनी जगह से खड़ा हो गया और उसने जा करके रूम का गेट खोल दिया। और फिर उसने अपनी माँ की ओर देखते हुए कहा, माँ कुछ काम था क्या? सुनीता ने कहा, तुमसे कुछ बात करनी है बेटा। सुनीता ने आगे कहा, क्या हम अंदर आ करके तुमसे कुछ बात कर सकते हैं बेटा? प्रतीक ने कहा, आइए ना माँ। और तब सुनीता अंदर जा करके बेड पर बैठ गई और प्रतीक उनके पैरों के पास जमीन में बैठने लगा था। और तभी सुनीता ने प्रतीक से कहा, वहाँ क्यों बैठ रहे हो बेटा, चेयर पर बैठ जाओ। प्रतीक ने माँ की ओर देखते हुए कहा, कहते हैं कि माँ के चरणों में जन्नत होती है, उसी जन्नत की चाह है माँ, इस दुनिया में अब दम घुट रहा है हमारा। और कहते हुए प्रतीक का गला रुंध गया था और उसकी आंखें
भर आई थी। प्रतीक को इस हालत में देख करके और उसकी बातें सुन करके सुनीता घबरा गई थी और वह तब प्रतीक के पास बैठ गई और फिर उन्होंने प्रतीक के चेहरे को अपने हाथों में ले करके उससे कहा, कुछ तो है जो तुम अपने अंदर ही जी रहे हो बेटा, क्या बात है बेटा, कौन सा गम है जो तुम्हें सता रहा है। प्रतीक ने अपनी माँ की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वह अब रोने लगा था और उसको रोता हुआ देख करके उसकी माँ अब घबरा गई थी और उन्होंने तब प्रतीक से कहा, बेटा प्रतीक, आखिर बात क्या है बेटा, कौन सा गम है जो तुम्हें सता रहा है, प्लीज बेटा अपनी माँ को तो अपने मन का हाल बता ही सकते हो तुम। प्रतीक ने कहा, हमारे दोस्तों का कहना है कि हमारी वजह से प्रेरणा मैडम यहाँ से चली गई हैं। वो हमें इस बात के लिए दोषी मान रहे हैं, लेकिन वो हमारी मजबूरी को नहीं समझ रहे हैं। नहीं जानते हैं वो कि हमें भी मैडम के यहाँ से जाने का बुरा लग रहा है, मगर मजबूरी है तो अपने मन का हाल भी हम बयां नहीं कर सकते हैं। और कह करके प्रतीक फिर से रोने लगा था। प्रतीक को आज यूं कमजोर पड़ता देख करके अब उसकी माँ की आंखों से भी आंसू निकल आए थे और उन्होंने तब प्रतीक को समझाते हुए कहा, बेटा ऐसा कौन सा बोझ है जो तुम अकेले ही ढो रहे हो, जिसे किसी के साथ साझा भी नहीं कर सकते हो। प्रतीक ने कुछ नहीं कहा माँ की बात के जवाब में, मगर उसकी आंखों के बहते हुए आंसू उसका दर्द बयां कर रहे थे। और तब उसकी माँ ने प्रतीक से आगे कहा, बेटा तुम बहादुर बच्चे हो और ये जीवन एक संघर्ष है, इन संघर्ष से लड़ करके खुद को मजबूत बनाना चाहिए, ना कि कमजोर पड़ जाना चाहिए, इसलिए अब चुप हो जाओ। और कह करके सुनीता खुद ही प्रतीक के आंसू पोंछने लगी। प्रतीक का रोना अब बंद हो गया था और उसके बहते आंसू भी अब रुक गए थे और उसने तब अपनी माँ से कहा, सॉरी माँ, हम कुछ ज्यादा ही भावुक हो गए थे। सुनीता ने प्रतीक की ओर देखते हुए कहा, अच्छा किया बेटा तुमने जो इन आंसुओं को बह करके अपने मन को हल्का कर लिया। और फिर सुनीता ने प्रतीक से आगे कहा, अच्छा अब जो हम तुमसे कहने जा रहे हैं उसे ध्यान से सुनना। और तब सुनीता ने प्रतीक से आगे कहा, बेटा शादी विवाह एक दिन का सिर्फ शादी का फंक्शन नहीं होता है, बल्कि फंक्शन और उसमें निभाए जाने वाले रीत रिवाज एक लड़का और लड़की को पति पत्नी के रूप में उम्र भर के लिए जोड़ देते हैं। और बेटा तब दोनों पति पत्नी एक दूसरे की जिम्मेदारी बन जाते हैं और दोनों का फर्ज बन जाता है कि दोनों उस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाएं। और अगर जो यह नहीं कर पाते हैं वो इस रिश्ते को कभी आगे भी नहीं ले जा पाते हैं। सुनीता ने आगे प्रतीक से कहा, याद रहे प्रतीक, जब एक लड़का किसी लड़की का हाथ पत्नी के रूप में थामता है तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वह हर दुख सुख में उसका हाथ थामे रहे। और अब हम तुमसे पूछना चाहते हैं कि वह जिम्मेदारी तुम क्या शैली के साथ निभा पाओगे। प्रतीक ने कहा, जब उनसे शादी करेंगे माँ तो हमें अपनी जिम्मेदारियां निभानी ही पड़ेगी। सुनीता ने कहा, जिम्मेदारी जबरदस्ती निभानी पड़े उसे मजबूरी में जिम्मेदारियों का होना कहते हैं और हम नहीं चाहते कि हमारे बेटे को वो जिम्मेदारी मजबूरन ढोना पड़े और उन जिम्मेदारी के बोझ तले वो दबे रहें। और फिर सुनीता ने आगे प्रतीक से, बेटा अभी सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, कुछ हाथ से नहीं छूटा है, इसलिए हम तुमसे कह रहे हैं कि किसी के कहने पर नहीं बल्कि अपने दिल की सुनो और फिर निर्णय लो, अन्यथा जज्बाती निर्णय तुम्हारी और शैली की जिंदगी पर तो असर कर ही सकते हैं बल्कि तुम्हारे अपनों पर भी असर छोड़ सकते हैं। इसलिए हम तुमसे फिर से कह रहे हैं कि फैसला करो तो सोच समझ करके करो, क्योंकि ना ही हम और ना ही तुम्हारे परिवार का कोई भी सदस्य तुम पर जबरदस्ती अपना हुक्म थोपना चाहता है, तुम स्वतंत्र हो अपना निर्णय लेने के लिए। और फिर सुनीता ने प्रतीक से आगे कहा, और हाँ हम जानते हैं बेटा कि प्रेरणा को तुमने नहीं भेजा है, मगर तुम वजह हो सकते हो उनके जाने की। प्रतीक ने प्रश्न भरी नजरों से अपनी माँ की ओर देखते हुए कहा, आप भी माँ हमारे दोस्तों की तरह हमें ही दोषी मानती हैं। सुनीता ने कहा, तुम्हारे दोस्तों ने एक तरफ प्रेरणा का पक्ष लेकर के तुमसे बात कही है, इसलिए उन्हें तुम दोषी लग रहे हो, मगर हमने दोनों पक्षों को देख करके यह कहा है। प्रतीक ने अपनी माँ की ओर देखते हुए कहा, माँ हम कुछ समझे नहीं। सुनीता ने कहा, बेटा हमें नहीं पता है कि तुम जानते हो या नहीं, मगर सच यह है कि प्रेरणा तुम्हें पसंद करती है, वह तुमसे प्यार करती है। प्रतीक ने कहा, यह क्या कह रही हैं आप माँ? सुनीता ने कहा, वही जो सच है, मगर बेचारी उस बच्ची की किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि उनका प्यार उन्हें मिल पाता और उनके प्यार को पहचान पाता। प्रतीक ने कहा, मगर इसमें हमारा कहाँ दोष है माँ?
हमने तो उनसे कभी नहीं कहा कि हम भी उनसे प्यार करते हैं। सुनीता ने प्रतीक की ओर देखते हुए कहा, हमने भी तो तुम पर दोष नहीं लगाया बेटा, हमने तो वो वजह बताई है जो उनके यहाँ के जाने की हो सकती है। सुनीता ने प्रतीक से आगे कहा, अगर अब भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है तो कोई बात नहीं, शैली से तो तुम्हारी शादी होने ही जा रही है, प्रेरणा को उनके हाल पर छोड़ करके कर लो शैली से शादी। सुनीता ने अपनी बात रख दी थी और उन्होंने तब प्रतीक से कहा, अच्छा बेटा तुम अब आराम करो, हम चलते हैं, कल मेहमान आ रहे हैं तो उनके स्वागत की भी तैयारी हमें करनी है। और कह करके सुनीता वहां से जाने के लिए आगे बढ़ गई और प्रतीक कुछ देर वहीं जमीन पर बैठा रहा और फिर उसने रूम की लाइट बंद की और बेड पर जा करके लेट गया और एक बार फिर से अपने अतीत में चला गया। इधर सपना की बात के जवाब में प्रतीक ने सपना से कहा, भैया तेरे हैं, तू तो बोल, मैं क्यों बोलूं भैया उन्हें। सपना ने प्रतिभा की ओर देखते हुए कहा, अच्छा एक बात बता, फिर तू मेरे सूरज भैया को भैया क्यों बोलती है। सपना की इस बात पर प्रतिभा कुछ झेंप गई और उसने लड़खड़ाती हुई जुबान में जवाब देते हुए सपना से कहा, तो वह तेरे अपने खास भैया हैं इसलिए उन्हें बोल देती हूँ। प्रतिभा जानती थी कि सपना फिर से कोई सवाल जरूर करेगी, इसलिए उसने पहले ही उससे कहा, अच्छा अब मुझे तू डिस्टर्ब मत कर और काम करने दे, वैसे भी तुझे पता है कि मैं तेरे भैया के लिए ही ये बना रही हूँ। और कह करके प्रतिभा दूसरी ओर देखने लगी और तब सपना ने उससे कहा, वैसे तुझे मैं तेरी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि जिस स्कूल में तू पढ़ी है उसी स्कूल में मैं भी पढ़ती थी, याद है ना आपको मिस प्रतिभा। प्रतिभा समझ रही थी कि सपना का इशारा किस ओर है, इसलिए उसने उसकी बात पर ध्यान न देने का नाटक किया और तब सपना ने प्रतिभा की ओर देखते हुए कहा, तू बोल मत भले, मगर मैं सब समझ रही हूँ। और फिर सपना ने प्रतिभा से आगे कहा, अच्छा तू डिश तैयार कर, तब तक मैं देख करके आती हूँ कि भैया आए या नहीं। और कह करके सपना किचन से बाहर चली गई और डिश बनाती हुई प्रतिभा मुस्कुरा रही थी। अब प्रतीक, प्रतिभा और सपना तीनों साथ बैठे हुए थे और खा रहे थे। प्रतीक ने अभी प्रतिभा के हाथ की बनी डिश की तारीफ नहीं की थी, मगर प्रतिभा प्रतीक के खाते हुए लगभग हर निवाले की ओर देख रही थी कि शायद अब प्रतीक उसकी बनाई हुई डिश की तारीफ करेगा, मगर प्रतीक ने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन तभी सपना ने स्थिति को भांपते हुए प्रतीक से कहा, भैया शायद आपको डिश पसंद नहीं आई। प्रतीक ने सपना की ओर देखते हुए कहा, बहुत अच्छी डिश बनाई है सपना तुमने। प्रतीक को नहीं पता था कि किसने डिश बनाई है, वह तो यही समझ रहा था कि सपना ने ही बनाई होगी, इसलिए अब उसने सपना की तारीफ कर दी थी। और यह देख करके प्रतिभा का चेहरा उतर गया था और वह मायूसी के साथ प्रतीक की ओर देखने लगी थी, मगर उसने कुछ कहा नहीं और सपना ने भी प्रतीक को चिढ़ाने का अवसर नहीं छोड़ा और उसने प्रतीक की तारीफ स्वीकारते हुए कहा, थैंक यू भैया, मुझे सुन करके अच्छा लगा कि आपको डिश पसंद आई है। और कह करके सपना प्रतिभा की ओर देख करके मुस्कुराने लगी थी और प्रतिभा सपना को गुस्से से घूर रही थी, मगर प्रतीक वहां था इसलिए उसने अभी सपना से कुछ कहा नहीं। कुछ देर बाद जब सबने खा लिया तब प्रतिभा सबकी प्लेट इकट्ठी करने लगी और यह देख करके सपना ने उससे कहा, प्रतिभा तू अब परेशान मत हो, मैं धुल दूंगी। प्रतिभा प्लेट उठा करके खड़ी हो गई और फिर उसने सपना की ओर देखते हुए कहा, तूने डिश बनाई है ना, इसलिए कुछ काम तो मुझे भी करना चाहिए। और कह करके प्रतिभा गुस्से से आगे बढ़ गई और तब सपना ने उससे कहा, यार मैं तो मजाक कर रही थी। और तब प्रतिभा किचन में चली गई। तब सपना ने प्रतीक से कहा, भैया दरअसल बात यह है कि डिश प्रतिभा ने बनाई थी, मैंने उसे चिढ़ाने के लिए वो सब कहा था, इसलिए अब जब वो आए तो आप उसके सामने उसकी डिश की तारीफ कर देना प्लीज भैया। और तब प्रतीक ने सपना की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारा बचपना अभी तक गया नहीं है। सपना ने प्रतीक की ओर देखते हुए कहा, भैया अभी बच्ची ही तो हूँ, प्लीज भैया उससे बोल देना, बुरा मान गई है वो। प्रतीक ने कहा, अच्छा ठीक है। सपना ने कहा, अच्छा फिर मैं उसे अभी भेजती हूँ। और कह करके सपना किचन की ओर चली गई और प्रतीक टीवी ऑन करके चैनल बदलने लगा। सपना ने किचन में जा करके प्रतिभा से कहा, अरे मेरी सोना गुस्सा हो गई है मुझसे। प्रतिभा ने
कोई जवाब नहीं दिया और वह बर्तन धुलती रही और तब सपना उससे पीछे से लिपट गई और फिर उसने प्रतिभा से कहा, अच्छा सॉरी। प्रतिभा ने कहा, छोड़ मुझे, बर्तन धुलने दे। सपना ने कहा, वैसे मैंने तेरे आने के बाद प्रतीक भैया को बता दिया है कि वो डिश तूने ही बनाई थी। प्रतिभा ने सपना की ओर पलट करके उसकी ओर देखते हुए कहा, सच बोल रही है ना तू? सपना, और नहीं तो क्या। तू जा प्रतीक भैया के सामने, अभी फिर तुझे खुद ही पता लग जाएगा। और फिर सपना ने प्रतिभा से आगे कहा, तू जा बाहर, प्रतीक भैया से अपनी जान पहचान बढ़ा, मैं बर्तन धुलती हूँ। प्रतिभा ने कहा, प्रतिभा सपना की कही बातों का आशय समझ रही थी, इसलिए उसने बनते हुए उससे कहा, मुझे क्या करना है उनसे जान पहचान बढ़ा करके। सपना ने कहा, यही बात मेरी ओर देख करके तो फिर से बोल जरा। प्रतिभा ने बात पलटते हुए कहा, मुझे ना तू बर्तन धुलने दे। और कह करके प्रतिभा वापस बर्तन धुलने के लिए पलट गई और तब सपना ने उससे कहा, देख मैं तेरी सहेली हूँ, तुझे खूब समझती भी हूँ, और एक बात कहूँ तुझसे, मेरे प्रतीक भैया बहुत अच्छे हैं और अभी उनकी लाइफ में कोई है भी नहीं। सुन करके प्रतिभा को अच्छा तो लगा, मगर उसने बनते हुए कहा, अगर होती भी तो मुझे क्या करना है। और कह करके प्रतिभा सपना से पीठ किए मुस्कुरा रही थी। सपना, देख मैं तुझे खूब जानती हूँ। और तभी प्रतिभा ने बर्तन धुलने के बाद सपना की ओर पलट करके उससे कहा, अच्छी बात है, तू मुझे जानती है, आखिर मेरी सबसे प्यारी सहेली जो है तू। और फिर प्रतिभा ने सपना से आगे कहा, अच्छा अब तू किचन की सफाई कर लेना, मैं जा करके कुछ देर बैठती हूँ। सपना ने कहा, अच्छा तो मेरे रूम में जा करके बैठना, प्रतीक भैया के पास मत जाना। प्रतिभा ने कहा, ओ मेरी मर्जी है, तू अपना काम कर। और कह करके प्रतिभा मुस्कुराती हुई वहां से आगे बढ़ गई। और तब सपना ने खुद से मन में कहा, सब समझ रही हूँ मैं। प्रतीक टीवी देख रहा था और प्रतिभा उससे कुछ दूरी पर खड़ी उसे देख रही थी और सोच रही थी कि किस बहाने से वह उसके सामने जाए। और तभी उसे कुछ ख्याल आया और उसने प्रतीक के पास जा करके कहा, आप चाय या कॉफ़ी कुछ और लेंगे क्या? प्रतीक ने कहा, नहीं थैंक यू। और फिर प्रतीक ने प्रतिभा की ओर देख करके कुछ कहना चाहा, मगर प्रतिभा भी उसी वक्त उसकी ओर देख रही थी और तब दोनों की नज़रें मिल गई और तब दोनों ने ही एक दूसरे से नज़रें हटा ली। और फिर प्रतीक ने दूसरी ओर देखते हुए कहा, बैठिए ना प्रतिभा जी। प्रतिभा तब पास ही रखे दूसरे सोफे पर बैठ गई और फिर प्रतीक ने उससे कहा, डिश बहुत अच्छी बनाई थी आपने, थैंक यू हमारे लिए डिश बनाने के लिए। प्रतिभा ने कहा, थैंक्स कहने की क्या ज़रूरत है, आपको पसंद आई डिश इतना ही काफ़ी है। प्रतीक और प्रतिभा अभी दोनों ही एक दूसरे के बारे में ज़्यादा जानते नहीं थे, इसलिए अब दोनों के ही पास बात करने का कोई और टॉपिक नहीं था, इसलिए दोनों ही अब टीवी की ओर देखने लगे थे। और तभी प्रतिभा ने ध्यान दिया कि कलर फिल्म के ज़माने में प्रतीक ब्लैक एंड वाइट मूवी देख रहा है और इसलिए वह अभी उससे कुछ और कह पाते उससे पहले प्रतीक ने ही प्रतिभा से कहा, अगर आपको कोई और मूवी देखनी है तो हम चेंज कर देते हैं, हमें पुरानी फिल्में अच्छी लगती हैं इसलिए हम देख रहे थे। प्रतिभा ने कहा, चलने दीजिए हम भी देख। और कहते कहते प्रतिभा चुप हो गई और फिर उसने आगे कहा, मेरा मतलब था कि मैं भी देख लूँगी। और फिर प्रतिभा ने प्रतीक से आगे कहा, आपकी बोली बहुत मीठी है। और ऐसे प्रतिभा और प्रतीक किसी ना किसी बहाने से बातचीत करते रहे और सपना ने भी उन दोनों को बात करने का अवसर दे दिया था, दोनों डिस्टर्ब ना हो इसलिए वह उनके पास नहीं आई थी। जब सपना के फैमिली मेंबर्स वापस आ गए थे तब जा करके सपना ने प्रतीक से कहा, क्या आप प्रतिभा को उसके घर तक छोड़ आएंगे भैया? मुझे कुछ काम था, नहीं तो मैं ही चली जाती। प्रतीक ने कहा, हाँ क्यों नहीं। और तब सपना ने प्रतिभा की ओर देखते हुए कहा, सपना तू चली जाएगी ना भैया के साथ? प्रतिभा तो खुश थी कि प्रतीक उसे उसके घर तक छोड़ने जा रहा है, मगर खुल करके भी वह खुशी जाहिर नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने बिना किसी भाव के जाहिर होने दिए बिना कहा, अच्छा ठीक है। सपना ने प्रतीक की ओर देखते हुए कहा, वैसे पास में ही है भैया प्रतिभा का घर, मगर आप मेरी एक्टिवा ले जाना। प्रतीक ने कहा, अच्छा ठीक है। और फिर प्रतीक ने प्रतिभा से कहा, आइए प्रतिभा जी। और कह करके प्रतीक आगे बढ़ गया और तब प्रतिभा ने सपना की ओर देखते हुए कहा, ये तू जान करके कर रही है ना? सपना ने कहा, तेरे भविष्य के लिए सोच रही हूँ, अब जा भैया वेट कर रहे हैं। प्रतिभा ने झूठी नाराजगी दिखाते हुए कहा,
तुझसे तो मैं बाद में बात करती हूँ। और कह करके प्रतिभा भी अब बाहर की ओर चली गई। प्रतीक एक्टिवा पर बैठा हुआ था और प्रतिभा के आने का वेट कर रहा था, और तभी प्रतिभा बाहर आ गई और वह भी अब एक्टिवा पर बैठने लगी थी, मगर इस तरह से वह बैठ रही थी कि कहीं वह प्रतीक से टच ना हो जाए। और प्रतीक भी सीट पर आगे की तरफ ही बैठा हुआ था, वह भी नहीं चाहता था कि वह प्रतिभा से टच हो। सपना दोनों को देख रही थी और उसने तब खुद से मन में कहा, दोनों ही बहुत प्यारे हैं, काश कि प्रतिभा सच में मेरी भाभी बन जाए। जब प्रतिभा बैठ गई तब प्रतीक ने उससे पूछा, चलें प्रतिभा जी? प्रतिभा ने कहा जी। और तब प्रतीक ने एक्टिवा आगे बढ़ा दी। कुछ दूर जाने के बाद प्रतिभा ने प्रतीक का हाथ के इशारे से अपना घर बताया। प्रतिभा ने अपना जो घर बताया था वह एक छोटा सा घर था और जो कि पुराने तरीके से बना हुआ था, मगर प्रतीक को लगा कि उसी घर के साथ बना आलीशान घर प्रतिभा का है। और ऐसा सोचने के पीछे की वजह भी थी, आखिर प्रतिभा सपना की सहेली थी और सपना एक संपन्न घर से थी, और यही वजह थी कि प्रतीक ने बड़े आलीशान घर के सामने एक्टिवा रोक दी और फिर उसने प्रतिभा से कहा, आपका घर तो बहुत बड़ा और सुंदर है प्रतिभा जी, बिल्कुल सपना के घर की तरह ही है। प्रतीक की गलतफहमी प्रतिभा समझ गई थी और वह अभी कुछ और कह पाती तभी उसकी माँ वहां आ गई और उन्होंने प्रतिभा से कहा, बहुत देर लगा दी बेटा तुमने सपना के घर से आने में। और फिर प्रतिभा की माँ ने प्रतीक की ओर देखते हुए प्रतिभा से पूछा, बेटा ये कौन है? प्रतिभा ने कहा, माँ ये सपना के भैया हैं, मुझे छोड़ने के लिए सपना ने ही इन्हें भेजा है। और तब प्रतीक ने सपना की माँ से नमस्ते कहा और तब सपना की माँ ने भी प्रतीक को नमस्ते कहा। और फिर सपना की माँ ने प्रतीक की ओर देखते हुए आगे कहा, बेटा तुम्हें पहले कभी देखा नहीं है, अंदर आओ चाय पी करके जाना। प्रतीक ने कहा, धन्यवाद आंटी, लेकिन हमें अभी जाना होगा, फिर कभी आते हैं। सपना की माँ ने कहा, अच्छा ठीक है। प्रतीक ने कहा, अच्छा तो हम चलते हैं आंटी, नमस्ते। और फिर प्रतिभा से बिना कुछ बोले ही प्रतीक ने एक्टिवा स्टार्ट कर ली और यह देख करके प्रतिभा को बुरा लगा। वह सोच रही थी कि प्रतीक ने उससे बाय भी नहीं कहा, लेकिन तभी प्रतीक ने उससे कहा, गुड नाइट प्रतिभा जी। सुन करके प्रतिभा के चेहरे पर मुस्कान आ गई और फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ प्रतीक की ओर देखते हुए कहा, गुड नाइट प्रतीक जी। अपना नाम पहली बार प्रतिभा के मुंह से सुन करके प्रतीक को बहुत अच्छा लगा और उसने चेहरे पर स्माइल लिए गाड़ी आगे बढ़ा दी। और तब प्रतिभा और उसकी माँ भी फिर अपने घर की ओर बढ़ गई और जाते हुए प्रतिभा की माँ ने प्रतिभा से कहा, बेटा लड़का बहुत अच्छा है, बातों में तहजीब झलक रही है। बुआ के घर पर अपने रूम में बैठा हुआ था और अभी सपना भी वहीं थी और दोनों बैठे हुए बातें कर रहे थे। तभी सपना ने प्रतीक से कहा, भैया आपको मेरी फ्रेंड प्रतिभा कैसी लगी? प्रतीक ने हैरत भरी नज़रों से सपना की ओर देखते हुए कहा, और तुम ये पूछ क्यों रही हो? और फिर सपना ने प्रतीक का मन टटोलते हुए उससे कहा, मतलब आपको प्रतिभा अच्छी नहीं लगी भैया? प्रतीक ने भी अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हुए सपना की बात का जवाब दिया। आखिर प्रतिभा को कौन पसंद नहीं करता है, सभी प्रतिभाओं को पसंद करते हैं। सपना ने प्रतीक की ओर देखते हुए कहा, मैं मेरी फ्रेंड प्रतिभा की बात कर रही हूँ भैया, और आप ये अच्छी तरह से जानते भी हैं, बस ना समझ बनने का नाटक कर रहे हैं। और वैसे आप ऐसे कब से हो गए हैं जो बात को घुमा फिरा करके बात करने लगे हैं? और तब प्रतीक ने सपना की ओर देखते हुए कहा, पहले ये बताओ तुम पूछ क्यों रही हो? सपना अभी कोई जवाब दे पाती उससे पहले उसकी माँ की आवाज़ आई, सपना कुछ काम था बेटा, आना बेटा बाहर। और तब सपना ने अपनी माँ की बात का जवाब देते हुए कहा, आई माँ। और फिर सपना ने प्रतीक से कहा, गुड नाइट भैया, और फिर सपना वहाँ से चली गई। प्रतीक ने फिर खड़े होकर के रूम का गेट बंद किया और फिर रूम की लाइट बंद की और जा करके बेड पर लेट गया। अगली सुबह प्रतीक जाग करके सुबह जॉगिंग के लिए निकल गया था। प्रतीक जब जा रहा था उसके कदम उस आलीशान घर के सामने रुक गए थे, क्योंकि वह तो उस घर को प्रतिभा का ही घर समझ रहा था और वह उस घर को प्रतिभा का घर समझ करके देखने लगा। उसके मन में अभी ख्याल आया था कि वह एक बार अंदर चला जाए और प्रतिभा से मिलने के बाद वह जॉगिंग पर जाए, मगर फिर कुछ सोच करके उसने अपना प्लान बदल दिया और वह वहां से आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद जब प्रतीक जॉगिंग से लौटा तो उसे रास्ते में हाथ में सामान के बैग लिए प्रतिभा दिख गई और तब
प्रतीक प्रतिभा के पास गया और उसने प्रतिभा से कहा, गुड मॉर्निंग प्रतिभा जी। प्रतीक ने कहा, गुड मॉर्निंग प्रतीक जी। और तब प्रतीक ने प्रतिभा से कहा, लाइए ये सामान हमें दे दीजिए। प्रतिभा ने कहा, नहीं प्रतीक जी, मैं ले जाऊंगी, आप परेशान मत होइए। प्रतीक ने इस बार पूछा नहीं बल्कि हक के साथ अपने हाथ आगे बढ़ा दिए और सामने के बैग पकड़ते हुए कहा, इसमें परेशानी वाली बात क्या है, छोड़ दीजिए बैग, हम ले चलेंगे। प्रतीक का अपनापन देख करके प्रतिभा मना नहीं कर पाई और उसने अपने दोनों बैग प्रतीक को दे दिए। प्रतिभा ने दोनों बैग प्रतीक को दे दिए तो दिए थे, मगर दोनों बैग प्रतीक को ले जाते हुए देख करके उसे अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए उसने प्रतीक से कहा, एक बैग मुझे दे दीजिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि आप मेरे दोनों बैग लेकर के चल रहे हैं और मैं खाली हाथ आपके साथ जा रही। प्रतीक ने कहा, आप परेशान मत होइए, हमें कोई परेशानी नहीं हो रही है। और फिर प्रतीक ने आगे प्रतिभा से कहा, घर में कोई नौकर नहीं है क्या? प्रतिभा समझ गई थी कि प्रतीक ये सवाल क्यों पूछ रहा है। वह सोच रही थी कि अगर प्रतीक ने उसके असली घर को देख लिया होता तो शायद यह वह सवाल नहीं करता। प्रतिभा ने फिर प्रतीक की बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं। और फिर प्रतीक ने आगे प्रतिभा से कहा, अच्छी बात है। और फिर प्रतीक ने प्रतिभा से आगे कहा, वैसे एक बात कहें आपको, खुद अपने लिए सामान ले जाते हुए देख करके अच्छा लग रहा है, वो भी पैदल। नहीं तो हमने देखा है कि लोग जरा दूर जाने के लिए भी गाड़ी लेकर के चलते हैं, मगर आपको देख करके अच्छा लगा हमें। लोगों को आपसे सीख लेनी चाहिए प्रतिभा जी। प्रतीक की बात सुन करके प्रतिभा ने खुद से मन में कहा, अब जिसके घर में गाड़ी हो ही नहीं तो वो बेचारा क्या करेगा, उसे तो मेरी तरह जाना ही पड़ेगा पैदल प्रतीक जी। प्रतीक ने आगे प्रतिभा से कहा, अच्छी बात है कि अगर पास जाना हो तो गाड़ी मत ले जाओ, मगर आज सामान ज्यादा था तो आप अपनी एक्टिवा से ले जा सकती थी। प्रतिभा ने कहा, आप किस बारे में पूछ रहे हैं, मैं समझी नहीं। और फिर प्रतीक ने आगे प्रतिभा से कहा, हमारा मतलब है कि आपकी हॉबीज क्या हैं। प्रतिभा ने मायूसी भरे स्वर में कहा, गरीब की पसंद नापसंद क्या होती है प्रतीक जी, अपने हालातों के चलते उसे अपनी इच्छाओं का भी बलिदान करना पड़ता है। प्रतीक ने हैरानी के साथ कहा, हम कुछ समझे नहीं। और फिर आप किसके बारे में बोल रही हैं, हमने तो आपके बारे में पूछा है। प्रतिभा ने कहा, और मैंने भी आपको अपने बारे में ही बताया है प्रतीक जी। प्रतिभा आगे कुछ और कहते उससे पहले प्रतीक का फोन रिंग करने लगा और तब प्रतिभा ने प्रतीक से कहा, आप फोन रिसीव कर लीजिए, एक बैग मुझे दे दीजिए। और तब प्रतीक ने एक बैग प्रतिभा को दे दिया और पॉकेट से फोन निकाल करके फोन देखा तो पाया फोन सपना का था। और तब उसने फोन रिसीव करके सपना से कहा, हाँ सपना बोलो। सपना ने कहा, भैया दादी ने जल्दी घर आने को बोला है, इसलिए आप अभी जहां भी हैं सीधे घर आ जाइए। प्रतीक ने कहा, अच्छा ठीक है, हम आते हैं। और कह करके प्रतीक ने फोन कट कर दिया था और फोन पॉकेट में वापस रखते हुए उसने प्रतिभा से कहा, सपना का फोन था, कह रही थी कि बुआ जी ने हमें अभी घर आने को कहा है। प्रतिभा ने कहा, कोई बात नहीं प्रतीक जी, वैसे भी मेरा घर आ गया है, मगर अफसोस यह है कि आप आज भी मेरे घर आए बिना ही जा रहे हैं। प्रतीक ने कहा, सॉरी प्रतिभा जी, प्लीज मायूस मत होइए, अगर अभी फोन नहीं आया होता तो हम आज आपके घर जरूर आते। प्रतिभा ने कहा, प्लीज आप सॉरी मत बोलिए, हम जानते हैं कि आपकी मजबूरी है, कोई बात नहीं, आप जाइए अभी। प्रतीक ने तब हाथ में पकड़ा हुआ बैग भी प्रतिभा को दे दिया और फिर उससे बाय कहा और आगे बढ़ गया। मगर उसने एक बार उस आलीशान घर की ओर देखा था और प्रतिभा ने उसे उस घर को देखते हुए देख लिया था और उसने तब खुद से मन में कहा, प्रतीक जी जो आप समझ रहे हैं वो मेरी हकीकत नहीं है, मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ। प्रतीक जब घर पहुंचा उसने बुआ के घर के पास जा करके उनसे कहा, बुआ जी आपने हमें बुलाया था। बुआ ने प्रतीक की ओर देखते हुए कहा, हाँ बेटा, हमें कहीं जाना है और तुम्हारे चाचा जी को कुछ काम है, वो जा नहीं पाएंगे, क्या तुम हमें गाड़ी से लेकर के चलोगे? प्रतीक ने कहा, बिल्कुल बुआ, जाना कब है? बुआ ने कहा, तुम जा करके तैयार हो जाओ फिर चलते हैं। प्रतीक ने कहा, अच्छा बुआ, फिर हम आते हैं। और कह करके प्रतीक वहां से चला गया।
प्रतिभा अपने घर में ही थी, मगर उसके दिमाग में प्रतीक चल रहा था। वह इस बात से चिंतित थी कि प्रतीक को उसके बारे में गलतफहमी है और वह नहीं चाहती थी कि उसके अपने रिश्ते की नींव गलतफहमी से शुरू हो, और यही बात उसे परेशान कर रही थी और इसी वजह से उसका मन भी किसी काम में नहीं लग रहा था। और इसलिए तब उसने निश्चय किया कि वह अभी सपना के घर जा करके प्रतीक को सच बचा देगी। और उसने तब अपनी माँ से कहा, माँ मैं सपना के घर जाऊं अभी। प्रतिभा की माँ सीमा ने तब प्रतिभा से कहा, बेटा क्या ज़रूरत है बार बार सपना के घर जाने की, अपने आप को नहीं भूलना चाहिए, बड़ों की सोहबत करने पर भी। प्रतिभा ने कहा, मैं जानती हूँ माँ कि मेरी हकीकत क्या है और मैं अपनी पहचान भूली भी नहीं हूँ। सीमा ने कहा, अच्छी बात है बेटा, अपनी हकीकत को भूलना भी नहीं चाहिए। सीमा की माँ ने आगे प्रतिभा से कहा, बेटा एक बात याद रखना, सपने देखना बुरी बात नहीं है, सपने जरूर देखो, मगर वो सपने भी मत देखना जिनके टूट जाने पर बहुत तकलीफ हो, क्योंकि बेटा गरीब के सपने रेत पर लिखे हुए शब्दों की तरह होते हैं जो दुनिया की हकीकत के लहरों से मिट जाते हैं। इसलिए उन ख्वाबों को मत देखना जो मुमकिन ना हो सके। दरअसल बात यह है कि कल तो सीमा ने प्रतिभा को प्रतीक के साथ देखा ही था और उन्होंने आज सुबह भी प्रतीक के साथ प्रतिभा को देख लिया था। सीमा को जिंदगी का अनुभव था और उनकी अनुभवी आंखों ने देख लिया था कि प्रतीक एक अच्छा लड़का है, और यह भी देख लिया था कि प्रतिभा का आकर्षण प्रतीक की ओर बढ़ रहा है और आकर्षण और अधिक बढ़े, इसलिए उन्होंने प्रतिभा को चेताया था, क्योंकि उन्होंने दुनिया के सच को देखा हुआ था जहां अक्सर प्यार से महत्व पैसों को दिया जाता है। माँ की बातों का इशारा प्रतिभा भी भली भांति समझ गई थी और अपनी माँ की बातों में छिपी सच की कड़वाहट को सुन करके उसकी आंखें नम हो गई थी और उसे स्वयं भी एहसास हो गया था कि उसने कुछ समय के लिए अपनी हकीकत से परे जो ख्वाब सजाने की कोशिश की थी वह गलत थी। और तब उसने अपनी आंखों के किनारे पहुँचते हुए अपनी माँ से कहा, थैंक यू माँ, मुझे मेरी सच्चाई बताने के लिए। मैं कुछ देर के लिए अपने आप को भूल गई थी, मगर अब मुझे याद रहेगा। अपनी बेटी को भावुक होता देख करके सीमा ने प्रतिभा से कहा, बेटा तुम जाओ और हाँ हो आओ सपना के घर। प्रतिभा ने कहा, नहीं माँ, अब मुझे नहीं जाना है। सीमा ने प्रतिभा के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, नाराज हो गई हो क्या बेटा अपनी माँ से? प्रतिभा ने कहा, मैं भला क्यों नाराज होने लगी माँ, आपने तो वही कहा है जो सच है। सीमा ने कहा, तो जाओ हो आओ सपना के घर। मैंने तो बेटा तुम्हें समझाने के लिए कहा था और तुम समझ भी गई हो, इसलिए अब जाओ हो आओ सपना के घर। प्रतिभा ने उदासी के साथ कहा, मुझे नहीं जाना है माँ। सीमा ने प्रतिभा के सिर पर हाथ प्यार से फेरते हुए कहा, ऐसे गुस्सा नहीं करते हैं, मैंने तो बस तुम्हें समझाने के लिए कहा था बेटा। प्रतिभा ने कहा, मगर आपने सच ही तो कहा था माँ, और मैं गुस्सा नहीं हूँ माँ, बस खुद से नाराज हूँ कि मैं स्वयं की पहचान भूल गई थी। सीमा ने कहा, बेटा वो मैंने सपना के लिए नहीं कहा था। प्रतिभा ने कहा, मैं जानती हूँ माँ कि आपने क्यों कहा था, तभी तो मैं मना कर रही हूँ, मुझे नहीं जाना है वहाँ। जब वो अपने घर चले जाएंगे तब मैं चली जाया करूँगी सपना के घर, मगर अभी नहीं जाऊँगी। सीमा ने भावुक होते हुए कहा, काश कि हम भी सपना के माता पिता की तरह पैसे वाले होते तो मैं अपनी बेटी की खुशी खुद जा करके मांग लेती उन लोगों से। प्रतिभा ने विषय को बदलते हुए कहा, माँ मैं नहाने के लिए जा रही हूँ। सीमा ने कहा, मगर बेटा तुम तो सपना के घर जाने वाली थी ना। प्रतिभा ने कहा, अब मैंने कहा ना कि माँ अब मैं तब तक नहीं जाऊँगी जब तक कि वो वहाँ पर हैं। और कह करके प्रतिभा वहां से चली गई और सीमा उदास नज़रों के साथ प्रतिभा को जाते हुए देख रही थी और उन्होंने खुद से मन में कहा, बेटा तुमने जिसे चुना है वह बहुत ही अच्छा लड़का है, मगर तुम्हारी बदनसीबी है बेटा कि तुम मुझ गरीब के घर पैदा हुई हो। और कहते हुए सीमा की आंखें भर आई थी। कुछ दिनों तक प्रतिभा ना सपना के घर गई और ना ही प्रतीक को वह जॉगिंग के समय भी मिली थी। प्रतीक जब जॉगिंग के लिए उस बड़े घर के सामने से निकलता तो वह कुछ देर के लिए वहां उसके कदम रुक जाते थे, मगर वह अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था और फिर आगे वह इस उम्मीद से बढ़ जाता था कि प्रतिभा शायद उसे उस दिन की तरह रास्ते में ही मिल जाए। मगर प्रतिभा ने प्रतीक को रास्ते में ना मिली और ना ही वह सपना के घर आ। गुजरते वक्त के साथ प्रतीक के दिल में प्रतिभा के लिए जगह बनती रही और अब उसे प्रतिभा की
और भी अधिक याद आने लगी थी। अब प्रतीक का दिल प्रतिभा के लिए धड़कने लगा था। प्रतिभा के लिए भी प्रतीक को भुला पाना मुश्किल था। वह जितना उसे भूलने की कोशिश करती उतना ही प्रतीक उसे और याद आता था, मगर फिर भी उसने अपने आप को मजबूत बनाए रखा था ताकि शायद वह प्रतीक को भुला पाए। वैसे प्रतीक प्रतिभा के बारे में सपना से अधिक बात करने में संकोच करता था, मगर अब जब प्रतिभा को उसने कुछ दिनों से देखा नहीं तब उससे रहा नहीं गया। और एक दिन जब प्रतीक और सपना टीवी देख रहे थे तब उसने हिम्मत करके सपना से कहा, क्या तुम दोनों फ्रेंड में कोई झगड़ा हो गया है सपना? सपना ने प्रतीक की ओर देखते हुए कहा, नहीं तो भैया। और फिर सपना ने प्रतीक से आगे कहा, मगर आपने ये क्यों पूछा है भैया? प्रतीक ने कहा, क्योंकि वो तुमसे मिलने आई नहीं ना, इसलिए हमने तुमसे पूछ लिया। सपना ने प्रतीक की ओर देखते हुए कहा, आजकल बिजी रहने लगी है प्रतिभा, इसलिए नहीं आ पाती है। और फिर सपना ने बातों बातों में प्रतीक के मन को टटोलते हुए उससे पूछा, क्या आपको उसकी याद आ रही है भैया? प्रतीक को लगा कि जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई है और इसलिए उसने तब प्रेरणा से कहा, ये तुम क्या कह रही हो? हम भला उन्हें क्यों याद करेंगे? सपना ने मुस्कुराते हुए प्रतीक से कहा, अच्छा मैं बोल दूंगी प्रतिभा को कि वह घर आ जाए, भैया उसे याद कर रहे हैं। प्रतीक ने तुरंत कहा, हमने ऐसे कब कहा? ना ना, ऐसा मत बोलना। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 18 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।